सबसे पहली खबर आपके सामने अमेरिका से रखते हैं, जहां पर पाक पैक नामी एक जो पैक है, एक फोरम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके ऊपर बहुत सारे मोतबर पाकिस्तानी हैं, कुछ उसमें फिजिशियन है, कुछ नॉन फिजिशियन है, लेकिन बहुत ही मोतबर और मौसर आवाज रखने वाले पाकिस्तानी इस पैक का हिस्सा है। अब इस पाक पैक ने अमेरिकी जो सदारती रेस है, प्रेसिडेंशियल रेस है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप को इंडोर्स कर दिया है। जी हां, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने का फैसला किया। ये एक मेजर डेवलपमेंट है, क्योंकि पाक पैक जो है वो एक मेजर फोरम है पाकिस्तानियों का, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी की आवाज कह लें, और बहुत ही मौसर किरदार अदा कर रहा है वो लॉबिंग में, पीआर में, और पाकिस्तानियों के हकूक के लिए भी, और पीछे पाकिस्तान के भी जो इंटरेस्ट है अमेरिका के अंदर, उनके लिए भी ये फोरम एक मौसर आवाज रहा है। हाल ही में आपको याद करवा दें कि अमेरिकी कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास की थी, अगर आप याद कीजिए, जिसमें 367 अमेरिकी कांग्रेस मेंबर्स जो थे उन्होंने वोट किया था उस रेजोल्यूशन के हक में, जिसमें पाकिस्तान में जारी जो इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां थी, जो वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ काम हो रहा है, जो डेमोक्रेसी के खिलाफ, रूल ऑफ लॉ के खिलाफ चीजें हुई हैं, उनको कंडेम किया था और अमेरिकी गवर्नमेंट से यह तकाजा किया था कि इसके ऊपर मौसर आवाज उठाई जाए। ये एक अभी तक की होने वाली जितनी भी इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं उनमें शायद सबसे मेजर डेवलपमेंट थी, और पाकिस्तान की मौजूदा रजीम को शायद इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर यह सबसे मेजर डिफीट थी। 367 कांग्रेस मेंबर्स ने इसमें वोट किया था, उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया था। वो रेजोल्यूशन लाने वाले भी यही पाक पैक वाले थे, और भी लोगों ने इस पर मेहनत की, लेकिन असल जो ये रेजोल्यूशन लाने वाले थे, या जिनका ये ख्याल था, या जिनकी असल में काविश थी, वो पाक पैक का फोरम ही था जिन्होंने ये सब कुछ किया था। तो अब डोनाल्ड ट्रंप को ये एंडोर्समेंट, इससे ये लगता है कि जो इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानी है, अगर 100% नहीं तो एक बड़ी तादाद अब अगले इलेक्शंस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। अब यहां पर मसला ये है कि पाकिस्तानी अमेरिका के अंदर अमूमी तौर पर डोनेशन तो देते हैं जो प्रोमिनेंट पाकिस्तानी है, लेकिन कम्युनिटी उस तरीके से वोटिंग में हिस्सा नहीं ले। तो अगर पाकिस्तानी चाहते हैं कि उन्हें अमेरिका में या दूसरी जगहों पर पॉलिटिकली रेलेवेंस मिले, और पॉलिटिकल रेलेवेंस मिले, और पॉलिटिकली लोग उनकी बात को अहमियत दें, तो फिर उन्हें वोटिंग में शामिल होना पड़ेगा। और इलेक्शन वाले दिन पाकिस्तानी जो अमेरिका में रहते हैं, जहां भी दुनिया में रहते हैं, जिस भी मुल्क में रहते हैं, वहां पर जो उनके सियासी हकूक हैं या फराइज हैं, उनको भरपूर तरीके से पूरा करना चाहिए, ताकि आपकी आवाज जो है वो इंक्लूसिव हो, और आप जब किसी तकलीफ में हो और या कोई मुद्दा उठाएं तो फिर लोग आपकी आवाज के साथ हम आवाज हो सकें। बहरहाल ये खबर तो थी अमेरिका से जो हमने आपके सामने रखी। ओवरऑल भी इस टाइम कांटे का मुकाबला है फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला देवी हैरिस, उनके दरमियान। लेकिन अमूमी तौर पर पंडित यही समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये मुकाबला, ये रेस जीत जाएंगे। बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है आपके सामने। अब क्योंकि वो इलेक्शन भी करीब करीब है, तो उसके जो हालात हैं वो भी रखते रहेंगे। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर आपके सामने ये कि अगले 48 घंटे जो है वो बहुत ही अहम है, क्योंकि अब इरफान सदीकी साहब ने नून लीग की तरफ से यह ऐलान किया है कि आज या कल सेनेट के अंदर जो है इस तरमीम को पेश कर दिया जाएगा। अब तरमीम के बारे में ये तो पता चल गया कि शायद पहले, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि पहले ये कौमी असेंबली से पास होती है और फिर सेनेट से होती है, हालांकि ऐसा नहीं है। कानूनी तौर पर ऐसा शायद कोई इसका सीक्वेंस नहीं है। आप पहले उधर से भी पास करवा सकते हैं, उधर से भी पास करवा सकते हैं, ये कोई खास सीक्वेंस इसके ऊपर नहीं है। लेकिन बहरहाल इरफान सदीकी साहब ने कहा कि किसी भी वक्त सेनेट के अंदर ये पेश कर दी जाएगी। और दूसरी तरफ जो खबरें आ रही हैं वो नुसरत जावेद साहब, क्योंकि आजकल सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और आजकल बहुत ही क्लोज है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और उनके हलकों के, और उनकी जो खबर है वो ये है कि जो ड्राफ्ट है असल वाला वो किसी के पास है ही नहीं, और शायद रिपोर्टेडली वो फरोग नसीम साहब बना रहे हैं या वो बना चुके हैं, और असल ड्राफ्ट उनके पास है। और जो बात नुसरत जावेद साहब ने सबसे अहम और इंटरेस्टिंग की है वो ये है कि ये ड्राफ्ट अभी तक नवाज शरीफ साहब ने भी नहीं पढ़ा, उनको भी नहीं पता कि इस ड्राफ्ट के अंदर क्या है। ये बहुत ही मानीखेज और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जो नुसरत जावेद साहब बता रहे हैं। इसका मतलब है कि ड्राफ्ट कहीं और है, पीपल्स पार्टी और दूसरे तमाम लोग जो हैं वो ऐसे ही बढ़के मार रहे हैं। नून लीग को तो पता भी नहीं है कि ड्राफ्ट क्या है, और अचानक से पेश किया जाएगा फिर कहीं और। आप समझ ही सकते हैं कि वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास ये ड्राफ्ट होगा। बहरहाल आज ये पेश किया जाएगा और ये अब सिनारियो जो है बन रहा है। दूसरी तरफ जो खबरें आ रही हैं, एक तो आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी मौलाना साहब की, जिसमें उन्होंने वाजे कहा कि अगर आप बदमाशी से बात करेंगे तो फिर हम भी वापस बदमाशी करेंगे, अगर आप आईनी तरीके से बात करेंगे तो आईनी बात करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि अदलिया को और असेंबली को, दोनों को एस्टेब्लिशमेंट के अंडर कर दिया जाए, तो हम ऐसी तरमीम पर वोट नहीं करेंगे। अगर आप हमारे मुसव्वदे के ऊपर अग्री होते हैं तो आ जाएं, वरना हम आपके मुसव्वदे पर वोट नहीं करेंगे। अब मौलाना फजल रहमान के इस जवाब के बाद जो हालात नजर आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि तरमीम जो है वो शायद ना हो सके, और उसकी वजह हम आपको 5 महीनों से एक बात बार बार आपके सामने गुजारिश कर रहे हैं, और वो यही है कि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, वो काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन नहीं देना चाहते, और नवाज शरीफ साहब जो है वो हर सूरत काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन देना चाहते हैं। यहां पर मैच फंसा हुआ है, और जो आपको तमाम अवामल नजर आ रहे हैं, मतलब जितनी मुश्किल हो रही है नंबर पूरे करना, ये मुश्किल भी आपको यही बात समझा रही है कि कहीं ना कहीं कोई पीछे से नहीं चाहता कि ये सब कुछ हो। अब बहाना कोई ना कोई बनेगा, कोई ना कोई मामला होंगे, लेकिन फिलहाल हमें लग रहे हैं कि कम से कम अगर कोई अमेंडमेंट पास हुई भी, तरामीम पास हुई भी, तो शायद वो लेट हो, लेकिन अगर हो भी गई अगले 48-72 घंटे में, अगर मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, तो उसमें शायद काजी साहब जो है वो माइनस हो जाएंगे। अगले 48 घंटे बहुत अहम है। और जो एक नई हमारे सामने और खबर आई, हसनात मलिक साहब ने खबर दी है कि जो एक तरामीम के बारे में जो एक और मुसव्वदा सामने आया, क्योंकि कई मुसव्वदे हैं, और कल मोहसिन बेग साहब ने कहा कि सबके पास अपना अपना मुसव्वदा है
और आखिर पर मुसव्वदा वही पास होगा जो एस्टैब्लिशमेंट चाहती है, क्योंकि उनके इसमें स्टेक्स हैं, तो उनकी मर्जी के बगैर कोई मुसव्वदा पास नहीं हो सकेगा। तो मोहसिन बेग साहब ने भी कल एक नया उसमें जुमला फरमाया कि आखिर पर मुसव्वदा वही पास होगा जो एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी। लेकिन जो खबर हमारे सामने रखी है हसनात मलिक साहब ने, उन्होंने ये कहा है कि जो मुसव्वदा है उसके मुताबिक 21 रुकनी पार्लिमानी कमेटी जो है वो चीफ जस्टिस का तकर्रर करेगी। मतलब कि 3 या 5 सीनियर तरीन जजेस का पैनल बनेगा और उस पैनल में से 21 रुकनी पार्लिमानी कमेटी जो है वो इसका करेगी, या जुडिशियल कमीशन इसका तकर्रर करेगा। अब अगर जुडिशियल कमीशन ले लें तो जुडिशियल कमीशन के अंदर अगर आप गौर करें तो उसमें अटॉर्नी जनरल भी बैठते हैं, उसके अंदर वजीर कानून भी बैठते हैं। तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। मतलब कि एक तरफ हुकूमत जो है वो खुद ही चीफ जस्टिस लगाएगी, और यहां तक भी उन्होंने बताया कि जो बेंच की तश्कील होगी, बेंच की फॉर्मेशन होगी, वो भी शायद जुडिशियल कमीशन जो है वो सॉरी जुडिशियल काउंसिल जो है, मैंने पहले भी कमीशन कह दिया, जुडिशियल काउंसिल जो है वो बेंचेस की तश्कील भी करेगी। तो क्या फिर कौन सा केस किसके सामने लगना है ये वजीर कानून तय किया करेंगे। तो ये बहुत ही, और इसमें एमएनएस भी होंगे, दूसरे लोग भी होंगे जाहिर है, तो बहुत ही एमएनएस कह दिया मैंने, साबका जजेस भी होंगे इसके अंदर जो रिटायर्ड हैं, और मौजूदा जजेस भी होंगे सीनियर, इसमें वजीर कानून होंगे, अटॉर्नी जनरल होंगे, चीफ जस्टिस होंगे। तो अगर बेंचेस इस तरह से बनने हैं तो फिर तो हुकूमत खुद ही फैसला कर ले, फिर अदालत में कोई चीज लेकर जाने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा जी, सहाफी हैं एक मरियम नवाज खान, ये आपने कंफ्यूज नहीं करना। एक तो मरियम नवाज है हमारी बाजी, एक मरियम नवाज खान वो सहाफी है, अच्छी सहाफत करती है, मेहनत करती है। उनकी खबर है कि मौलाना ने मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन मांग लिया। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि तरामीम जो है वो काजी फायज ईसा साहब के जाने से पहले हो जाएं तो फिर नोटिफिकेशन कर दें मंसूर अली शाह साहब का, तो फिर हम तरामीम में वोट दे देंगे। ये भी बहुत ही मेजर डेवलपमेंट है, और हमारी वही जो 5 महीने पहले वाली खबर है उसको किसी न किसी तरह से ये भी उसको तकवीयत देती है कि हर सूरत काजी साहब जो हैं उनकी छुट्टी मकसूद है, और मकसूद है जाहिर है ऊपर बैठे हुए जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का टॉप है उनको ये मकसूद है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। हमारी एक और बाजी कह लें, बेटी कह लें, बहन कह लें, बारीक बानो साहबा, माजरत मैंने बारीक बानो कह दिया, शेर बानो साहबा, याद होगा आपको, एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड किस्म का बड़ा हॉलीवुड स्टाइल का एक पूरे का पूरा मामला बनाया गया था इचरा के अंदर, और फिर पता नहीं चला वो खातून कहां गई, वो जिन लोगों पर एफआईआर हुई वो किधर गए। एकदम से वो मीडिया के अंदर हाइप क्रिएट की गई थी। वो जो कैलीग्राफी वाला एक उन्होंने कपड़ा पहन रखा था, और उसके ऊपर वहां उनको बचाने के लिए कि एएसपी साहबा पहुंची थी। फिर अगले ही दिन आपने देखा CNN, तो स्काई न्यूज, तो पूरी दुनिया ने उनको उठाया। फिर सऊदी अरब ने भी उनको ऑफिशियल विजिट पर बुलाया, फिर अमेरिका बहादुर ने भी शायद दावत दी। मतलब पूरी उनको एक इंटरनेशनल ग्लोबल सेलिब्रिटी बनाकर पेश किया गया। गालिबन मोहसिन नकवी साहब की वो करीबी अजीज रिपोर्टेडली बताया जाता है ये जो बारीक बानो है, और इनकी एक नई वीडियो आई है। और जाहिर है इन्होंने, आपको पता है कि हाल ही में ये जो एक स्टूडेंट के साथ अस्मत दरी का वाकया था उसके अंदर भी इन्होंने एक वीडियो जारी की। उस वीडियो के ऊपर इन पर बहुत ज्यादा जो है वो तनकीद हुई सोशल मीडिया के ऊपर। अब ये उस तनकीद के ऊपर कहती क्या है वो आपको सुनवाते हैं। वीडियो आपने गौर से देखनी है, क्योंकि उस वीडियो में जो ज्यादा फोकस है वो उनकी जो उंगली है उसके ऊपर जो रिंग है, और रिंग के अंदर जो डायमंड है उसको आपने शेप देखना है वो कैसे किया। जैसे ये मैंने माइक्रोफोन बिल्कुल अपने सामने रखा हुआ है ताकि आवाज आप तक जाए, कैमरा बिल्कुल सही एंगल पे सामने लगा हुआ है ताकि तस्वीर जाए। ऐसे ही आप हमारी बाजी बारीक बानों का काम देखिए कि वो बड़े अहम मौजू के ऊपर बात कर रही है। लोगों को वो साइबर बुलिंग के ऊपर, साइबर हरासगी के ऊपर, ऑनलाइन हरासगी के ऊपर तड़ियां भी लगा रही हैं, धमकियां भी लगा रही हैं कि आप डरें, लोगों को डरा रही हैं, और स्पेशली जेन जी को डरा रही हैं। क्योंकि ये जेन जी क्या है ये बाद में बताते हैं, लेकिन बहरहाल वो जो है वो लोगों को डरा रही हैं कि आप डरें हमसे, लेकिन डराते हुए वो उनको ये नहीं भूला कि जो डायमंड की उनकी अंगूठी है, और अंगूठी और डायमंड का जो बिल्कुल जैसे मेरा नाक बिल्कुल कैमरे की सीध में है, ऐसे उन्होंने अपनी जो डायमंड की अंगूठी है वो बिल्कुल यहां रखी है। वो कोई इधर नहीं था उधर नहीं था, वो बिल्कुल कैमरे को पॉइंटेड था ताकि आप देख सकें कि वो येलो शेड में है वो डायमंड, या बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, या वो कितने कैरेट का है, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि उन्होंने इसके ऊपर कितने पैसे खर्च किए। हाल ही में वो मैंने तो आपको बताया कि रोलेक्स की जो घड़ियां हैं वो ऐसे लगता है अमूमी तौर पर, जब मैं पंजाब गवर्नमेंट में सर्व करने गया तो मैंने हर दूसरी नहीं बल्कि हर हमारी जो बहन ब्यूरोक्रेट है उनकी कलाई के ऊपर रोलेक्स की घड़ी बंदे देखी। अब उनसे जब बातचीत होती थी तो वो तमाम यही कंप्लेन करती कि सर तनख्वाहें बहुत कम है, गुजारा नहीं होता। फिर मैं रोलेक्स की तरफ देखता था जो कम अज कम पाकिस्तानी 50 लाख रुपए की से तो शुरू होती है वो घड़ी। तो फिर मैं सोचता था, फिर एक दिन मैंने एक बड़े ही चंद लोग हैं जिनके बारे में मैं ये कहता हूं, जिनकी मैं कसम खा सकता हूं, उनमें से एक राहील सिद्दीकी हैं। आप तो रिटायर्ड हैं लेकिन एक बहुत ही जिम्मेदार और ईमानदार ब्यूरोक्रेट। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा राहील साहब ये क्या खवातीन जो ब्यूरोक्रेट हैं उनकी यूनिफॉर्म का हिस्सा है, कोई यूनिफॉर्म है? उन्होंने कहा क्या मतलब है? मैंने कहा ये रोलेक्स की घड़ी बांधना क्या यूनिफॉर्म है? तो हंस पड़े, कहते नहीं ऐसा नहीं है। क्यों पूछ रहे हैं आप? मैंने कहा क्योंकि सभी ने पहनी हुई है, अगर 2 पहने 4 पहने तो आप सोच सकते हैं कि शायद ये शौक से किसी ने पहनी है या कोई अफोर्ड करता है, लेकिन सभी ने पहनी तो मुझे लगता है शायद आपने कोई नोटिफिकेशन किया हुआ है, कोई ये आपके यूनिफॉर्म का हिस्सा है। बहरहाल अब ये मुझे नहीं पता कि अब पिछले दिनों तो उन्होंने एप्पल पहनी हुई थी, एप्पल की स्मार्ट वॉच। अब जो नई वीडियो आई है उसमें दोबारा से मुझे लग रहा है, हतमी तौर पर मैं श्योर नहीं हूं लेकिन लग रहा है मुझे कि ये रोलेक्स है। लेकिन चले ये छोटी वाली बाजी रोलेक्स है, ये वो आपने देखा ना कि बड़ा शैम्पू होता है और एक साशे पैक होता है, तो ये जो वो हमारी रोलेक्स बाजी है ना ये उनका साशे पैक है। मीन वो जो अनुष साहबा थी जिनके पास इररिफ्यूटेबल एविडेंस थी, ये हमारी बहन जो है ये उनका साशे पैक है। ये क्या क्या रही है इनको भी आपने सुनना है, इनकी यूनिफॉर्म के स्टार्स भी आपने देखने हैं। ये यूनिफॉर्म पहन के अपने प्राइवेट इंस्टाग्राम के लिए गालिबन
ये इन्होंने रील बनाई है और उसमें अपने यूनिफॉर्म को इस्तेमाल कर रही हैं अपने प्राइवेट ओपिनियन के लिए, और उसके साथ साथ वो लोगों को बता रही हैं कि डरे हमसे, और अपनी रिंग भी दिखा रही हैं। जरा सब कुछ सुनिए और देखिए। So we will talk about bullying, and we'll talk about cyberbullying, and we'll talk about how we think that anything and everything is justified just because we are at the other end of the screen and we are typing and we are not at the receiving end. And since we are the ones जो गाली निकाल रहे होते हैं, तो गाली निकालना बहुत आसान है, और क्योंकि हम लैपटॉप के पीछे छुप के गाली निकाल रहे हैं तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। This kind of apathy is scary. खौफ आना चाहिए हमें ऐसी हरकतों से। देख लिया आपने। मेरा ख्याल मुझे इस पर तज्जिया करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं ये इनको बता देता हूँ, इसको साइबर बुलिंग नहीं कहते। अभी लोग कमला हैरिस देवी को बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो तो बिल्कुल ही बहुत इनकम्पिटेंट है या वो लीडरशिप के काबिल नहीं है, उनको वोट देने का मतलब है वोट जाया करना। कई लोग यही बात ट्रंप के बारे में कहते हैं कि वो बिल्कुल बहुत ही यहाँ तक वर्ड यूज कर देते हैं कि वो स्टूपिड है, उसको कुछ पता नहीं है, वो बिल्कुल प्रेसिडेंसी के काबिल नहीं है। तो बीबी, इसको साइबर बुलिंग नहीं कहते। जब आप पब्लिक स्पेस में होते हैं और आप अपने यूनिफॉर्म को भी इस्तेमाल करना चाहती हैं, यूनिफॉर्म पहन के आप सोशल मीडिया पर एंगेज करेंगी, पब्लिक इश्यूज के ऊपर डिबेट करेंगी, लोगों को बताएंगी पाकिस्तान के अंदर अब कौन सी पॉलिसी चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, कैसे चलेगी, लोगों को डराएंगी, तो लोग फीडबैक देंगे। वो फीडबैक जो देंगे वो सोचेंगे कि आपकी ये जो बातें हैं, ये आपका कंडक्ट है, ये दुरुस्त है या नहीं। मतलब जैसे अभी हमने ये वीडियो स्क्रीन पर दिखाई कि पीटीआई के महज झंडे हाथ में होने पर आप जिस तरीके से पीटीआई के वर्कर्स को खींच के आप पकड़ा रही हैं, ये इसको मुझे नहीं पता क्या बुलिंग कहा जाएगा। फिर आप भी खवातीन को पकड़ने में जिस तरीके से मसरूफ थी, और वो अनुज साहबा जो बड़ा पैक है आप ही का, वो जिस तरीके से इररिफ्यूटेबल एविडेंस, तो इसके ऊपर लोगों ने जाहिर है डिस्गस्ट भी फील करना है, लोगों ने इसके ऊपर अपना रिएक्शन भी देना है, और लोगों ने रिएक्शन का मतलब है कि उन्होंने आप पे क्रिटिसाइज करना है। तो इसको साइबर बुलिंग नहीं कहते, ये पब्लिक फीडबैक है। और मुहज़्ज़ब माशरों में जिस तरह आपके पास रील के ऊपर अपना डायमंड, अपने स्टार्स और लोगों को ये कहने का कि आपको डर लगना चाहिए, आपके पास जो डराने का जैसे ऑप्शन है, ऐसे लोगों के पास भी कीबोर्ड पे छुपे हुए नहीं है ये लोग सारे। ये जेन जी है। जेन जी जो है वो शायद आपको नहीं पता, ये आपसे बाद में पैदा होने वाले बच्चे हैं। ये बिल्कुल बहुत ही ज्यादा ग्लोबलाइज्ड किस्म के बच्चे हैं, बहुत शऊर रखते हैं। इनकी जो स्पीड है टू अंडरस्टैंड थिंग्स, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट ग्रास्पिंग मोर कॉम्प्लेक्स थिंग्स, क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो हम सब लोगों से बहुत ज्यादा तेज है। फिर जाहिर है क्योंकि इन्होंने जो चैलेंजेस देखे हैं वो हमने उस तरह से नहीं देखे अर्ली एज में, कंप्यूटर से इंटरेक्शन, टेक्नोलॉजी से इंटरेक्शन, और जो बदलती हुई जिद्दें हैं सोसाइटी की। तो ये जो जेन जी है, ये पर्दे के पीछे से आप पे तनकीद नहीं कर रही है, सामने कर रही है। सड़कों पे भी आपने देख लिया और सोशल मीडिया पे भी देख लिया। तो ये डराने वाला काम वैसे आप ना करती तो बेहतर था। लेकिन चलें जी, आगे चलते हैं। अगली खबर ये है कि आईनी तरमीम के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब देखा कि काजी साहब खुद सुनने बैठ गए हैं, तो हामिद खान साहब ने जाके कहा कि आप हमें ये हमारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह दिया, बार काउंसिल्स ने भी इस पर, सिर्फ तहरीक इंसाफ ही नहीं कह रही थी, बार काउंसिल्स भी आईनी तरमीम को चैलेंज कर रही थी। तो जो बार काउंसिल्स की एप्लीकेशंस थी वो उन्होंने वापस लेने का फैसला किया कि काजी साहब आप ना ही सुने। तो काजी साहब ने को भी समझ आ गई, तो उन्होंने हामिद खान साहब को कहा कि वो जो आपकी दूसरी एप्लीकेशन है ना, वो मैं नहीं सुन रहा, वो मेरे जाने के बाद सुनी जाएगी। मतलब उनको पता है कि हामिद खान साहब हों या तहरीक इंसाफ हों या बार काउंसिल्स हों, वो अब काजी साहब पर यकीन नहीं करते और वो उनसे अपनी ऐसी एप्लीकेशंस नहीं सुनवाना चाहते। और इसके साथ साथ काजी साहब ने जाहिर है अपने जाने का इंदिया भी दे दिया कि वो आपकी वो वाली एप्लीकेशन, वो असल में मेरा ख्याल है कि वो इलेक्शन वाली है, वो आपकी एप्लीकेशन जो दरखास्त है वो मेरे जाने के बाद लगेगी। जिस पर हामिद खान साहब ने कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपका मशकूर हूं कि आप उसे नहीं सुन रहे। तो बहरहाल काजी साहब ने इंदिया दिया है अपने जाने का, और देखते हैं कि अब क्या होगा इस सारे मामले में। अच्छा जी, ये जो छुट्टियां की जो ये एससीओ कॉन्फ्रेंस के वक्त पर इस्लामाबाद को बंद किया था, इस वक्त के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ने अपनी खिड़कियां ही बंद करवा दी। मीन जहां पर मीडिया सेल था उसकी तमाम खिड़कियां निकाल के उसमें इंटेंट चनवा दी, ताकि ना बाहर से कोई कुछ अंदर देख सके, ना पूछ सके, ना इंटरेक्ट कर सके। उन्होंने खिड़कियां निकाल के दीवारों के अंदर इंटेंट चनवा दी। मतलब ना कोई रोशनदान रहे, ना खिड़की रहे, कहीं से ना कोई आवाज अंदर आए, ना रोशनी बाहर जाए, ना अंदर आए। मतलब कहने का यह है कि मुकम्मल जो है ना वो सील कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। छुट्टियों को किस तरीके से यूटिलाइज किया गया है वो हमने इस खबर में आपके सामने रखने की कोशिश की है। रावलपिंडी इस्लामाबाद जो यूनियन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जो धमकी दी थी